हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते हैं। आज हमें देखना है परम्यूटेशन ग्रुप। तो लिखिए आपकी पहले हेडिंग, परम्यूटेशन क्या होता है। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ वन टू वन mapping f of a finite non-empty set onto itself is called a permutation if the set S consists of n distinct elements, then one-to-one mapping of S onto itself is called a permutation of डिग्री n। अब आप देखिए आपको क्या कह रहा है। आपको परम्यूटेशन ग्रुप किस तरीके से लिखना है। सपोज मुझे एक दिया हुआ है नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है। जैसे मैं लेता हूं, मुझे एक सेट S दिया हुआ है। सपोज करो कि इसके अंदर एलिमेंट है सिर्फ और सिर्फ वन। मुझे मैपिंग करना है, कैसी? वन टू वन मैपिंग करना है। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ये सेट S है, मैं S की मैपिंग करूंगा S पे और उसको डिफाइन करूंगा F से। अब S के अंदर कितना एलिमेंट है? सिर्फ और सिर्फ वन है। तो ये S के अंदर भी वन एलिमेंट है, ये S के अंदर भी वन एलिमेंट है। मैं कह रहा हूं मेरी मैपिंग कैसी होंगी? वन वन। मतलब पहले S का एक एलिमेंट रिलेशन में रहेगा दूसरे S के एक एलिमेंट के साथ, तो वन चला गया रिलेशन में वन के साथ, तो वन मैप हो गया वन के साथ। हुआ ऐसा? समझ में आया? तो यहाँ पे वन की मैपिंग किसके साथ हो रही है? वन के साथ हो रही है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इस केस में मेरा जो परम्यूटेशन ग्रुप है उसके अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक। कि मेरा वन मैप हो रहा है वन के साथ। हो रहा है? समझ में आया? और जब भी आप परम्यूटेशन ग्रुप लिखते हैं ना, तो आप इस तरीके से लिखते हैं कि ये जो पहले एस का एलिमेंट है वो क्या है? वन। वो मैप किसके साथ हो रहा है? वन के साथ हो रहा है। समझ में आ रहा है किस तरीके से लिखना है हमें इसे? तो मैं इसे यहाँ पे ऐसा रिप्रेजेंट कर दूंगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आगे जाके हम लोग देखेंगे, वहां पे मैं लिखना बताऊंगा आप। समझ में आया? सेम चीज अभी सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। सपोज कि एस के अंदर मेरे पास दो अलग अलग एलिमेंट है, एक है वन, एक है टू। कितने एलिमेंट है मेरे पास? दो एलिमेंट है। तो क्या क्या हो सकता है? मुझे S की मैपिंग करना है S के साथ करना है। कैसी मैपिंग करना है? वन वन। यानी S का एलिमेंट जाके एक इमेज बनाएगा S पे बनाएगा। अब बताओ यहाँ पे क्या हो सकता है। पहला सिनेरियो है कि वन की इमेज बन सकती है वन, टू की इमेज बन सकती है टू। हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर मैं S2 को लिखना चाहूं तो क्या हो सकता है? देखो, वन और टू ये दो एलिमेंट थे इसके, तो मेरी वन की इमेज क्या जाके बनी? वन बनी। मेरी टू की इमेज जाके क्या बनी? टू बनी। ऐसा जरूरी है कि वन इमेज वन पे ही बनाए? नहीं, हो सकता है। क्योंकि देखो आप यहाँ पे वन वन मैपिंग कर रहे हो, तो एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज बन सकती है। हो सकता है वन की इमेज जाके क्या बन जाए? टू बन जाए। हो सकता है ना ऐसा कि वन टू। हो सकता है वन की इमेज जाके क्या बन जाए? टू बन जाए। तो उस केस में टू की इमेज जाके क्या बनेंगी? वन बनेंगी।
तो यहाँ पे आपके पास कितने पॉसिबल सिनेरियोज आ रहे हैं? 2 पॉसिबल सिनेरियोज आ रहे हैं। आ रहे हैं कि 1 की इमेज 1 बन सकती है, 2 की इमेज 2 बन सकती है, या तो 1 की इमेज 2 बन सकती है, 2 की इमेज 1 बन सकती है। क्योंकि आप यहाँ पे मैपिंग कर रहे हो S की S में, और कैसी मैपिंग है? 1 1 करके ये मैपिंग, और कैसी भी रहेंगी? ऑन टू भी रहेंगी। देखो S में जो भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी की क्या है? प्री इमेज है, किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है? समझ में आ रहा ना? 1 की इमेज क्या है? 1। 2 किसकी इमेज है? 2 की। समझ में आ रहा है? जब भी हमारे इस साइड के सेट का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज हो तो हम क्या कहते हैं? ये वाली मैपिंग कैसी होती है? ऑन टू। तो भले ही मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 1 मैपिंग मेंशन करके रखा, आपको याद रखना ये मैपिंग ऑटोमेटिकली ऑन टू भी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप सेम सेट से सेम सेट पे जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको समझ में आई कि आपको लिखना कैसा है, आपको हमेशा याद रखना है। मैं लगे तो वाला पॉइंट लिखा भी देता हूं आपको, फिर उसके बाद हम 3 एलिमेंट के लिए भी देख लेते हैं कि वी राइट परम्यूटेशन एज S इज इक्वल टू, देखो जैसे A1 A2 A3 अप टू AN ऐसे एलिमेंट दिख रहे हैं, तो आप नीचे कौन सा एलिमेंट लिखेंगे? F ऑफ A1, दूसरा F ऑफ A2, तीसरा F ऑफ A3, आखिरी F ऑफ AN। याद रखेंगे, यानी फंक्शन लगाने के बाद जो आपको इमेज मिल रही है आपको वो वैल्यू लिखना है। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अगर दिक्कत है तो भी अब देखो हम लेंगे S3। अब हमारे पास कितने एलिमेंट है? 1 2 3। याद रखिएगा, आपको हमेशा अगर देखना है ना कि ऐसे कितने परम्यूटेशन एलिमेंट्स आएंगे हमारे अंदर, तो आप हमेशा n फैक्टोरियल याद रखना। सेट के अंदर अगर एक एलिमेंट है तो कितने आपको ऐसे ग्रुप मिलेंगे? 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल मतलब 1। जब सेट के अंदर 2 एलिमेंट है तो परम्यूटेशन के अंदर कितने एलिमेंट आए आपके? 2 आए। कैसे निकाले हमने नंबर ऑफ एलिमेंट पे फैक्टोरियल लगा दिया। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 1 जार 2। इसी तरीके से यहाँ पे सेट में कितने एलिमेंट है? 3, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? 3 फैक्टोरियल, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जार 6, यानी यहाँ पे टोटल 6 केसेस बनेंगे हमारे। बनेंगे? तो चलिए 6 केसेस देख लेते हैं। बनेंगे ऐसे? तो चलिए एलिमेंट लिख दीजिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हमारा जो है तो कहाँ पे जा रहा है? एस से एस आएगा। तो चलिए, हो सकता है पहला सिनेरियो कि 1 की इमेज 1 बने, 2 की इमेज 2 बने, 3 की इमेज 3 बने। बनेगा तो इस केस में क्या आंसर बनेगा? मेरी 1 की इमेज क्या बनी? 1। 2 की इमेज क्या बनी? 2। 3 की इमेज क्या बनी? 3। हो गया? समझा पक्के में? अब ऐसा भी हो सकता था कि मेरी 1 की इमेज 1 बन रही हो, लेकिन 2 की इमेज बन रही हो 3, 3 की इमेज बन रही हो 2। तो उस केस में क्या बनता? 1 की इमेज बन रही है 1, 2 की इमेज बन रही है 3, 3 की इमेज बन रही है 2। आ रहा है ना? फंक्शन लगाने के बाद जो आंसर मिल रहा है वो मुझे नीचे लिखना है, और ओरिजिनल जैसे हम लिखते हैं ना x और f ऑफ x, ये वाला फॉर्म याद रखो कि ऊपर x की वैल्यू आएंगी, नीचे f ऑफ x की वैल्यू आएगी। समझा पक्के में? ये चीज समझ में आई? अब देखो, हो सकता है कि 2 की इमेज 2 बन रही हो और 1 की इमेज बन जाए 3 पे, 3 की इमेज बन जाए 1 पे। तो उस केस में क्या होगा? 1 की इमेज बन रही है 3, 2 की इमेज बन रही है 2, 3 की इमेज बन रही है 1। हो रहा है ऐसा? पहले 1 फिक्स किया हमने, फिर 2 की इमेज 2 पे बना, 3 ने कोई पाप किया क्या? नहीं। हम 3 की इमेज बना देंगे
3 में, तो उस केस में 1 की इमेज बनेगी 2, 2 की इमेज बनेगी 1। याद रखना आपको डिस्टिंक्ट लेना है, सेम चीज नहीं करना। अब 3 की इमेज 3 पे बना लिया, 2 की 2 में, 1 की 1 में बना दूंगा तो फिर से ओरिजिनल वाला बन जाएगा। मुझे सेम बनाना है क्या? नहीं, डिस्टिंक्ट बनाना है। तो 1 की इमेज क्या बनी? 2, 2 की इमेज क्या बनी? 1, 3 की इमेज क्या बनी? 3। अब देखो 1 की इमेज 1 पे बन चुकी है, 2 की 2 में बन चुकी है, 3 की 3 में बन चुकी है ना। अब हम ऐसा कोशिश करेंगे कि किसी की भी सेम इमेज ना बने। तो चलो 1 की इमेज बना देते हैं 2, 2 की इमेज बना देते हैं 3, 3 की इमेज बना देते हैं 1। तो उस केस में क्या बनेगा? 1 2 3 ये आ गया। और यहाँ पे क्या हुआ? 1 की इमेज कहाँ पे बन रही है? 2 पे। 2 की इमेज कहाँ पे बन रही है? 3 पे। और 3 की इमेज कहाँ पे बन रही है? 1 पे। और एक स्टेप ले लेते हैं कि मैं 1 की इमेज बनाता हूँ 3, तो इस केस में 2 की इमेज क्या बनेंगे? 1, 3 की इमेज क्या बनेंगे? 2 बनेंगी। तो उस केस में क्या बनेगा हमारा डायग्राम? 1 की इमेज बनी 3, 2 की इमेज बनी 1, 3 की इमेज बनी 2। बन गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में? समझ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। समझा सबको? पक्के में समझा? चलिए अब हम लोग देखते हैं, मैं अगर इसे लिखना चाहूं तो मेरा ये 3 एलिमेंट का ग्रुप किस तरीके से परम्यूटेशन बना रहा है। पहला बन रहा है 1 2 3 के लिए 1 2 3, दूसरा 1 2 3 के लिए 1 3 2, तीसरा 1 2 3 के लिए 3 2 1, चौथा 1 2 3 के लिए 2 1 3, पांचवा 1 2 3 के लिए 2 3 1, और छठवा 1 2 3 के लिए 3 1। बना रहा है? तो ये बन गया मेरे लिए मेरा परम्यूटेशन। समझा कैसे बनाते हैं? ये ग्रुप बनाना आ जाएगा। और लिखते कैसे समझ में आ रहा है कि आप सबसे पहले, जैसे मैं इसको लिख रहा हूं कि मेरा ये एलिमेंट है एस, तो ऊपर ए बी सी डी अगर आ रहा है तो नीचे एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ डी आएगा। आएगा? समझ रहा है ना पक्के में? और एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर आप यहाँ पे कॉलम्स को इंटरचेंज करें तो आंसर चेंज नहीं होता है। तो जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मेरे पास 1 2 2 3 3 4 4 1 ऐसा एलिमेंट दिया है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 3 3 4 4 1 1 2। इससे कुछ चेंज होगा क्या? नहीं। मैं चाहूँ तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 4 1 2 3 3 4 1 2। इससे कुछ चेंज होगा क्या? नहीं। देखो यहाँ पे भी 1 की इमेज क्या बन रही? 2। यहाँ पे भी 1 की इमेज क्या बन रही? 2। यहाँ पे भी 1 की इमेज क्या बन रही? 2। 2 की इमेज क्या बन रही? 3। 2 की इमेज क्या बन रही? 3। 2 की इमेज क्या बन रही? 3। 3 की 4, 3 की 4, 3 की 4, 4 की 1, 4 की 1। यानी अगर आप कॉलम को इंटरचेंज करते तो यहाँ पे कुछ भी चेंज होता है क्या? नहीं। तो आप लिखेंगे the interchange of columns does not change the permutation। याद रहेगा कि अगर आप कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो परम्यूटेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती। तब लिखिए इक्वालिटी ऑफ परम्यूटेशन, इक्वालिटी ऑफ permutations। So two permutations F and G of a set S are said to be equal if f of a इक्वल रहेगा g of a से for every a belongs to x। एग्जाम्पल आपको f दिया हुआ है 1 2 3 3 1 2 एंड g दिया हुआ है 2 1 3 2 1 3 are two
permutations are to permutations of डिग्री 3। अच्छा, एक और डिग्री 3 क्या होगा, कितने एलिमेंट है इधर, 1 2 3 4, तो आ गया डिग्री 4, 1 2 3, तो आ गया डिग्री 3। अब आप एक चीज देखो, पहले एफ में 1 की इमेज क्या बन रही है, 3 बन रही है, तो एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। जी में देखो, जी ऑफ 1 भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना। यानी एफ में भी 1 की इमेज 3 बन रही है, जी में भी 1 की इमेज 3 बन रही है। सेम चीज देखो, एफ ऑफ 2 क्या है, 2 की इमेज एफ में क्या बन रही है, 1, 2 की इमेज जी में क्या बन रही है, आ रही है। सेम चीज देखो 3, एफ ऑफ 3, 3 की इमेज क्या बन रही है, 2, जी में 3 की इमेज क्या बन रही है, 2। तो आप देख रहे हैं हर एक एलिमेंट की सेम इमेज बन रही है, 1 की इमेज 3, 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 1, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 2, 3 की इमेज। तो इस टाइप के परम्यूटेशन को आप क्या कहते हैं, इक्वल परम्यूटेशन, जब सेम एलिमेंट के लिए सेम इमेज बने। याद रहेगा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं किसी को, कोई डाउट नहीं। उसके बाद आता है आइडेंटिटी परम्यूटेशन। आइडेंटिटी परम्यूटेशन, परम्यूटेशन permutation on the set S is called the identity permutation is called identity permutation if it maps each element of S onto itself। मतलब ए की वैल्यू इक्वल आएंगी ए से, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एस। तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन किस हिसाब से दिखेगा आपको, कि 1 की इमेज बनेंगी 1, 2 की इमेज बनेंगी 2, 3 की इमेज बनेंगी 3, 4 की इमेज बनेंगी 4, 5 की इमेज बनेंगी 5, n की इमेज बनेंगी n। तो आप पिछला क्वेश्चन देखो, यहां पे देखो हमारा क्या बना, 1 का 1, यानी मैं बोल सकता हूं यहां पे सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा था, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, आइडेंटिटी लिख सकता हूं। तो इस सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन आ रहा है। देखो 1 मैप हुआ 1 से, 2 मैप हुआ 2 से, तो मैं इसे काय से डिनोट कर सकता हूं, आई से कर सकता हूं। ये 3 वाले में देखो, देखो 1 मैप हुआ 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से, तो मैं इसे काय से डिनोट कर सकता हूं, आई से। तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन कौन सा रहेगा, जहां पे सेम इमेज बने, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3। तो इस टाइप के आप जो मैपिंग होगा उसको आप क्या कहेंगे, आइडेंटिटी परम्यूटेशन कहेंगे। याद रखेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। उसके बाद लिखिए इनवर्स परम्यूटेशन। इनवर्स permutation since a permutation is 1 onto mapping, hence it is invertible it is denoted by it is denoted by f इनवर्स। तो अगर आपको f कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि a1 की इमेज बन रही है b1,
A2 की इमेज बन रही है B2, A3 की इमेज बन रही है B3, AN की इमेज बन रही है BN। तो F का इनवर्स कैसे लिखेंगे? आप नीचे वाली रो को ऊपर लिख दो, ऊपर वाली रो को नीचे लिख दो। तो B1 का इनवर्स A1, B2 के लिए A2, B3 के लिए A3, BN के लिए AN आएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो इनवर्स परम्यूटेशन लिखना आसान है, जो नीचे वाली रो थी उसको ऊपर लिख दो, ऊपर वाली रो को नीचे लिख दो, आपका काम जम जाएगा। नेक्स्ट जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो है प्रोडक्ट और कंपोजिट ऑफ permutations. The product or composite of two permutations F and G of same degree denoted by F dot G is obtained by first carrying out the operation of G followed by F। पहले लिख लीजिए, फिर मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं। या तो आप सेम चीज को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अरेंज द फर्स्ट रो ऑफ G so that it is identical with the second row of F, then F dot G is the permutation, then F dot G is the permutation whose first row is the first row of F and second row is second row of G। तो याद रखिएगा F डॉट G ऑफ X की वैल्यू आप लिख सकते हैं F ऑफ G ऑफ X लगा के। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, मैं इसको दो मेथड से बताता हूं आपको। हम लोग जनरली सेकेंड वाली मेथड यूज करते हैं, बट क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। अगर आपको एग्जांपल दिया हुआ है F 1 2 3 4 2 3 4 1 और G 1 2 3 4 3 4 2 1, ये दो परम्यूटेशन दिए हुए आपको डिग्री 4 के। हमें निकालना है F डॉट G और G डॉट F, दो चीजें निकालना है, ठीक है। तो हम पहले शुरुआत करते हैं। हमें पता है क्या पता है हमें कि F डॉट G ऑफ X को मैं लिख सकता हूं F ऑफ G ऑफ X, लिख सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बताइए, अगर मैं F डॉट G ऑफ 1 निकालना चाहूं
क्योंकि मुझे एफ डॉट जी निकालना है। इस पे भी 4 एलिमेंट है, इस पे भी 4 एलिमेंट है, तो जो मेरा डॉट आएगा उस पे भी 4 एलिमेंट आएंगे। कौन कौन से एलिमेंट के लिए इमेज निकालना है? 1 2 3 4 के लिए। तो पहले 1 के लिए निकालते हैं। तो बताइए एफ डॉट जी ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएंगे? एफ ऑफ जी ऑफ 1 आएंगे। बताइए जी ऑफ 1 की वैल्यू, तो बताओ जी ऑफ 1 जैसी लगाऊं, ये चीज समझता है ना? ये होगी वैल्यू ए बी सी डी, ये हो गया एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ डी। तो जी ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 3। तो आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ 1, उसके जगह आ गया 3। अब फंक्शन की वैल्यू चाहिए 3 पे। फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 3 कितनी है? इसका आंसर आ गया 4। समझा ना? ऐसे में अगर आपको डाउट आ रहा है ना, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। यहां से पहले लिख लो कि फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 कितनी आएंगी? फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2 कितनी आएंगी? 3। फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 3 कितनी आएंगी? 4। फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 4 कितनी आएंगी? 1। जी की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 कितनी आएंगी? 3। जी की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2 कितनी आएंगी? 4। जी की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 3 कितनी आएंगी? 2। जी की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 4 कितनी आएंगी? 1 आएगी। समझ गया? तो आपको ये समझ में आ रहा ना? जी ऑफ 1 है 3, जी ऑफ 2 4, जी ऑफ 3 2, जी ऑफ 4। समझ गया? अब अगर मेरे को यहां से मैं डायरेक्ट लिखता रहूं, आपको कभी भी डाउट है तो आप ये वाले सेक्शन में देख के कंफर्म कर लेना वैल्यू। नेक्स्ट देखिए मैं निकाल रहा हूं एफ डॉट जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2। बताइए एक्स इक्वल टू 2 पे क्या आएंगी वैल्यू? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के जगह रख दो 2, तो आएगा एफ ऑफ जी की वैल्यू 2 पे। जी की वैल्यू 2 पे कितनी है? 4। एफ ऑफ 4 निकालो, फंक्शन की वैल्यू 4 पे कितनी है? 1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देखो मुझे निकालना है एफ डॉट जी ऑफ 3 निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या आएंगे? एफ ऑफ जी ऑफ 3 आएंगे। आएगी तो चलिए जी की वैल्यू 3 पे कितनी है? 2, आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ 3 की वैल्यू आ गई 2, तो एफ ऑफ 2 निकालो, फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितनी है? 3। लास्ट बचा एफ डॉट जी ऑफ 4। बताइए क्या आएगा? एफ ऑफ जी ऑफ 4 आएगा। जी ऑफ 4 बताओ, जी की वैल्यू 4 पे कितनी है? 1, तो आ जाएगा एफ ऑफ 1, फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी है? 2। तो देखो आपका जो एफ डॉट जी बना, क्या है उसका आंसर? जब x की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 1 कहां पे जाके पे मैप हो रहा? 4 पे। 2 किस पे मैप हो रहा? 1 पे। 3 किस पे मैप हो रहा? 3 पे। 4 किस पे मैप हो रहा? 2 पे। है तो एफ डॉट जी आपने आराम से निकाल लिया। अब सेम चीज मैंने एफ डॉट जी निकाला, मुझे क्या निकालना है? जी डॉट एफ। तो बताइए जी डॉट एफ ऑफ एक्स क्या आएंगी वैल्यू? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगी। तो बताइए पहले जी डॉट एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएंगी? जी ऑफ एफ ऑफ 1 आएंगे, यानी जी ऑफ फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी है? 2। जी की वैल्यू 2 पे कितनी है? 4 आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सेम चीज जी डॉट एफ ऑफ 2 निकालो, क्या आएगा? जी ऑफ एफ ऑफ 2 आएगा। फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितनी है? 3, तो आएगा जी ऑफ 3। जी की वैल्यू 3 पे कितनी है? 2 आ रही है। फिर उसके बाद आएगा जी डॉट एफ ऑफ 3, क्या आएगा? जी ऑफ एफ ऑफ 3, तो आ जाएगा जी ऑफ फंक्शन की वैल्यू 3 पे कितनी है? 4, और जी ऑफ 4 कितना है? 1 आएगा। फिर जी डॉट एफ ऑफ 4 क्या आएगा? जी ऑफ एफ ऑफ 4 आएगा जी ऑफ फंक्शन की वैल्यू 4 पे कितनी है? 1, जी की वैल्यू 1 पे कितनी है? 3। तो बताओ यहां से जी डॉट एफ की वैल्यू क्या आएंगी? 1 2 3 4। 1 मैप हुआ 4 से, 2 मैप हुआ 2 से, 3 मैप हुआ 1 से, 4 मैप हुआ 3 से। अब देखो इस हिसाब से एफ डॉट जी जब लगाया, 1 की इमेज क्या बनी? 4। 1 की इमेज क्या बनी? 4।
टू की इमेज क्या बनी 1, टू की इमेज क्या बनी 2, यानी अलग अलग एलिमेंट की अब अलग अलग इमेज बन रही है। 3 की इमेज क्या बनी 3, 3 की इमेज क्या बनी 1, 4 की इमेज क्या बनी 2, 4 की इमेज क्या बनी 3। तो आप देख रहे हैं, इससे आपको पता चला कि एफ डॉट जी और जी डॉट एफ इक्वल नहीं आते, यानी जब आप प्रोडक्ट लगाते हैं तो वो कम्यूटेटिव होता है क्या, नहीं होता। याद रखेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस इज नॉट कम्यूटेटिव। समझ में आया पक्के में। अब सेम चीज को मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता था। ठीक है, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, एफ मुझे क्या दिया हुआ है 1 2 3 4, 2 3 4 1, और जी दिया हुआ है मुझे 1 2 3 4 3 4 2। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे जब हम लिख रहे थे ना तो हमने डेफिनेशन में थोड़ा सा गलती कर दिए। यहाँ पे था अरेंज द फर्स्ट रो ऑफ एफ so that it is identical with second row of G, then f dot G is the permutation whose first row is the first row of G and second row is the second row of F। ठीक है, तो हमने यहाँ पे G और F को इंटरचेंज करके लिख दिया था। तो याद रखिएगा कैसे अरेंज करना है इसको, अगर आपको शॉर्ट में करना है तो f डॉट G कैसे निकालेंगे आप f डॉट जी निकालेंगे। f को एज इट इज लिखिए 1 2 3 4 2 3 4 1, फिर g को लिखिए 1 2 3 4, अच्छा मल्टीप्लीकेशन में लिख देता हूँ ना, डॉट g कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लीकेशन में g क्या है 1 2 3 4 3 4 2 1। अब आप क्या करेंगे, f को रीअरेंज करेंगे। आप f डॉट जी निकाल रहे तो आप किसको रीअरेंज करेंगे, f को। किस तरीके से कि वो आइडेंटिकल आए हमारी सेकेंड रो ऑफ जी के साथ आना चाहिए। तो चलिए इसको रीअरेंज कर देते हैं। तो मेरा जी में मुझे कुछ भी चेंज करना है क्या, नहीं, 1 2 3 4 जैसा था वैसा, 3 4 2 1 जैसा था वैसा आएगा। अब देखिए मेरा पहला एलिमेंट जी में क्या है 3, तो मैं ढूंढूंगा यहाँ पे 3 कहाँ पे, 3 की इमेज 4। फिर जी में सेकेंड एलिमेंट क्या है 4, तो मैं 4 को ढूंढूंगा, 4 की इमेज क्या दिख रही है यहाँ पे 1। फिर मैं जी में 3 को, यहाँ पे क्या है 2 को ढूंढूंगा, तो 2 के साथ क्या आ रहा है 3। फिर उसके बाद 1 के साथ क्या आ रहा है। अब देखिए ये करने से क्या हो गया, मेरी फर्स्ट रो ऑफ एफ आइडेंटिकल आ गया है सेकेंड रो ऑफ जी के साथ। तो दोनों को हटा दो तो मेरा फाइनल आंसर आएगा, वो क्या आएगा, जो अलग वाली है, पहली रो अलग क्या है 1 2 3 4 और नीचे 4 1 3, तो आ गया आंसर एफ डॉट जी का। तो 1 मैप हो रहा है 4 के साथ, 2 मैप हो रहा है 1 के साथ, 3 हो रहा है 3 के साथ, 4 हो रहा है 2 के साथ आया। तो इससे आप जल्दी निकाल सकते हैं आंसर। समझ में आया। सेम चीज आप कर सकते हैं जी डॉट एफ लगा के भी। तो पहले जी लिखेंगे 1 2 3 4 3 4 2 1, फिर उसके बाद एफ क्या है 1 2 3 4 2 3 4 1। फिर क्या करते हैं, आप सेकेंड वाले को उसके हाल पे छोड़ देते हैं, आएगा। और आप फर्स्ट वाले को इस हिसाब से अरेंज करेंगे। यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है 2, तो मैं पहला एलिमेंट ढूंढूंगा 2 किसके साथ मैप हो रहा है 4 के साथ। सेकेंड एलिमेंट क्या है 3, तो मैं ढूंढूंगा 3 किसके साथ आ रहा है 2 के साथ। थर्ड एलिमेंट क्या है 4 आ रहा है 1 के साथ। लास्ट एलिमेंट है 1 आ रहा है 3 के साथ। फिर क्या होगा, जो सेम है उसको हटा दो, यहाँ पे 2 3 1 4 2 3 1 4। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, जी की पहली रो 1 2 3 4, एफ का सेकेंड रो 4 2 1 3। तो देखो 1 की इमेज बन रही है 4, 1 की बन रही है 4, 2 की बन रही है 2, 2 की बन रही है 2, 3 की 1 4 की 3, 3 की 1 4 की 3। दोनों से आंसर कैसा आता है, आता है। तो हमने ये जो लिख रहे थे ना, यहाँ पे लिखते वक्त हमने थोड़ी सी गलती कर दिया था, हमने एफ और जी को इंटरचेंज कर दिया था। तो ये थोड़ा सा बरोबर कर लीजिएगा आपके आंसर में। उम्मीद है समझाऊंगा, इजी है, इसमें तो कुछ भी हार्ड नहीं लगा किसी को भी।
तो मल्टीप्लीकेशन अगर करना रहा तो कर सकते सब लोग। नेक्स्ट लिखिए आप लोग साइक्लिक परम्यूटेशन। साइक्लिक परम्यूटेशन। let f be a permutation of degree n on a set having n distinct element and distinct elements, and let it be possible to arrange m elements of the set in a row in such a way that the f image of each element in the row is the element which follows the f image of the f image of last element is the first element, and remaining n minus m elements of the set are left unchanged by f. Then f is called a cyclic permutation or a cycle of length m or an m cycle. The number of distinct elements, sorry, distinct objects permuted by the cycle is known as length of the cycle. देखिए ऐसे एग्जांपल दिया हुआ है 1 2 3 2 3। अब समझिए यहाँ पे ना इतना सारा थ्योरी लिखे हैं, हम इसको बहुत आराम से समझ सकते हैं। साइक्लिक परम्यूटेशन क्या होता है, आपको देखना है इमेज कैसे बन रहा है। अब देखो 1 का इमेज बना है 2, तो 2 का इमेज बना है 3, तो 3 का इमेज बना है 1। तो देखो ये कुछ इस तरीके से बन रहा 1 2 3, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 1। तो इस टाइप का जब भी आपका बने तो आप इसे क्या बोलते हैं, साइक्लिक। तो मैं इसे डिनोट करूंगा 1 2 3 से।
यानी इसका मतलब क्या हुआ, 1 का इमेज बन रहा है 2, 2 का इमेज बन रहा है 3, 3 का इमेज बन रहा है 1। समझ में आया? अब यहाँ पे कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट थे, 3, तो लेंथ ऑफ साइकिल कितना आ जाएगा, 3। तो आएगा इज अ साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ लेंथ 3। सेम चीज देखिए, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 1। फिर से देखिए, 1 का इमेज बन रहा है 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 1। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 का इमेज बना 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 1। तो ये हो गया एक साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ लेंथ 5 आया। लेकिन अगर यहां पे कुछ इस तरीके से दिख जाए हमें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 5 6 4, 3 5 6 4, तो अब इसको आप कैसे लिखेंगे? अब देखो, 1 का इमेज 1 बन रहा है, 2 का इमेज 2 बन रहा है, 3 का इमेज 3 बन रहा है। यानी ये क्या हो गया, आइडेंटिटी परम्यूटेशन हो गया शुरुआत वाले में। फिर देखो, 4 का इमेज 5 बन रहा है, 5 का इमेज 6 बन रहा है, 6 का इमेज वापस से 4 बन रहा है। यानी यहां पे साइकिल बन रही है 4 5 6 बन रही है। पक्के में ये शुरुआत का 1 2 3 ये क्या बन रहा है, आइडेंटिटी बन रहा है। तो इसको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ साइकिल पे फोकस करते हैं। तो साइकिल के अंदर कितने एलिमेंट आए, 3 एलिमेंट आए। तो साइक्लिक परम्यूटेशन आएगा ऑफ लेंथ 3, इज अ साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ लेंथ 3। वेयरएज यहाँ पे कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट थे हमारे पास, 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट थे। तो डिग्री कितना था इसका, डिग्री ऑफ परम्यूटेशन था 6। डिग्री ऑफ परम्यूटेशन क्या होता है, ओरिजिनल वाले के अंदर कितने एलिमेंट थे, लेकिन लेंथ क्या होता है, कितने एलिमेंट साइकिल बना रहे। समझ में आ रहा है? तो अगर हम शुरुआत वाले क्वेश्चंस पे आए, चलिए जैसे ये था मेरा 1 पे 2 पे, तो ये क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 1, तो 1 का इमेज बन रहा है 2, 2 का इमेज बन रहा है 1, साइकिल बन गया। तो आप इसे लिखेंगे 1 आ गया। तो आप S2 को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने तब तक साइक्लिसिटी नहीं पढ़ा था करके मैंने इसको ऐसा नहीं लिखाया था। सेम चीज देखो, 1 1 2 2 3 3 आइडेंटिटी बन गया, 1 जा रहा है 1 पे, यानी कौन सी हो गई, आइडेंटिटी। 2 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 2 पे, तो मैं इसी को लिख सकता हूं 2 3। मतलब ये लिखने का मतलब क्या हो गया, 2 और 3 आपस में साइकिल बना रहे, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 2। यहाँ पे 1 दिखा क्या, नहीं, यानी 1 इज इमेज ऑफ इटसेल्फ आएगा। यहाँ पे देखिए 1 3 2 2 3 1, 2 इमेज बना रहा है 2 पे, और 1 का 3, 3 का 1, तो मैं इसे ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 1 3, यानी 1 और 3 आपस में एक दूसरे की इमेज बना रहे, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 1 बन रहा है, और 2 सेल्फ इमेज बना रहा है 1 2 2 1, 3 जा रहा है 3 पे, तो मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 1 2 से कर सकता हूँ। समझ रहा है ना, इजी है ये। सेम चीज देखो, 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 1 पे, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 1 2 3 लिख सकता हूँ कि 1 की इमेज बनी 2, 2 की इमेज बनी 3, 3 की इमेज बनी 1। और ये देखो 1 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 1 पे, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 1 3 लिख सकता हूँ। देखो कैसे, 1 की इमेज बनी 3, 3 की इमेज बनी 2, 2 की इमेज बनी 1, तो क्या बना 1 3 2 बना। तो आप इसे 1 2 3 3 1 2 ये लिखने के बजाय क्या लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 3 2।
1 2 2 1 3 3 को आप क्या लिख सकते हैं 1 2, मतलब 1 और 2 साइकिल बना रहे हैं और 3 खुद के साथ इमेज बना रहे हैं। समझ में आया कैसे लिखना पड़ता है इसे? तो साइक्लिक परम्यूटेशन लिखने में उम्मीद है अब किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं इस पे देखना चाहूं तो इस पे कुछ बन रहा है क्या? 1 जा रहा है 4 पे, 2 जा रहा है 1 पे, 3 जा रहा है 3 पे, 4 जा रहा है 2 पे। तो देखो 1 की इमेज 4, 4 की इमेज 2, 2 की इमेज 1। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 4 लिख सकता हूँ। इजी है, समझ रहा है? 3 3 पे इमेज बना रहा है, आइडेंटिटी है, लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। असल में हम उसे ऐसा लिखते हैं कि 3 है, 3 3 पे इमेज बना रहा है, फिर क्योंकि वो आइडेंटिटी है उसको हटा देते हैं। समझ में आया? इजी है, समझा पक्के में? उसके बाद लिखिए साइकिल ऑफ लेंथ 1। साइकिल ऑफ length 1 means that the image of the element involved is the same element and the missing elements are unchanged. Thus all the elements are unchanged. Hence every cycle of length 1 represents the identity परम्यूटेशन। सेम चीज जो मैं अभी आपको बता रहा था ना, सेम चीज लिखे हमने यहाँ पे कि यहाँ पे 1 इमेज बना रहा है 1 के साथ, 2 बना रहा है 2 के साथ, 3 बना रहा है 3 के साथ, 4 5 6 ऐसा। तो ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, इन्हें लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। तो आप इसको सादा 4 5 6 लिख सकते हैं क्योंकि ये है साइकिल ऑफ लेंथ 1 की। 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 3 है। याद रहेगा पक्के में? नेक्स्ट लिखिए disjoint cycles। two cycles are said to be disjoint. Two cycles are said to be disjoint if they have no elements in common। एग्जाम्पल 1 2 कॉमन ही डालना है, छोटी गलती से कॉमन डाल दे। 1 2 and 3 4 are disjoint cycles। 1 5 3 and 8 9 10 are डिसजॉइंट साइकिल। से तो एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसी साइकिल जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो वो कैसी होती है? डिसजॉइंट साइकिल होती है। फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइकिल वगैरह तो आप कर सकते हो कि हमने मल्टीप्लीकेशन पढ़ लिया है। अब आप लिखिए इवन एंड ऑड परम्यूटेशन। even and odd permutations
permutation is said to be even or odd according as it can be expressed as a product of even or odd number of transposition. Even or odd number of ट्रांसपोजिशंस. अब यहाँ पे ट्रांसपोजिशंस क्या होता है ये भी लिख लो. ट्रांसपोजिशन, a cycle of length 2 is called ट्रांसपोजिशन. अब देखो आपको क्या करना है, एक परम्यूटेशन को आप इवन या ऑड परम्यूटेशन कहेंगे कि अगर आप उसको एक्सप्रेस कर सके एज प्रोडक्ट ऑफ इवन और ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन. और ट्रांसपोजिशन क्या होता है, साइकिल ऑफ लेंथ. अब समझो साइकिल ऑफ लेंथ 2 पे तोड़ते कैसे हैं. अभी मेरा आंसर यहाँ पे क्या आया था 4 5 6, तो मैं इसे एज अ ट्रांसपोजिशन क्या लिख सकता हूं 4 5 4 6. ठीक है, तो आपको इसको ऐसा भी लिख सकते 4 5 4 6. इसको अगर आपको तोड़ना है किसके टर्म्स में, ट्रांसपोजिशंस के टर्म्स में. 1 2 3 को आप क्या लिख सकते हैं 1 2 1 3. समझ में आ रहा है ना, पहला एलिमेंट सेम लेना उसको तोड़ते जाना है. 1 2 3 4 5 पे आप क्या लिख सकते हैं 1 2 1 3 1 4 1 5. यानी आपको क्या करना है, साइकिल ऑफ 2 पकड़ के चलना है, साइकिल ऑफ लेंथ 2 बनाते हैं ना. पहला एलिमेंट सेम लो और बाकी सबके साथ एक एक बार लिख दो. तो अगर आप किसी भी साइकिल को इस तरीके से तोड़ सकते हैं तो उसमें अगर इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आए तो आप कहेंगे उसको इवन परम्यूटेशन, ऑड नंबर आए तो ऑड परम्यूटेशन कहेंगे. इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम. जैसे आपको दिया हुआ एग्जांपल 1 2 3 3 1. चलिए बताइए क्या दिख रहा है, 1 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 1 पे. तो मैं ऐसा लिख सकता 1 3 2 लिख सकता हूं. समझा पक्के में कि 1 की इमेज बन रही है 3, 3 की इमेज बन रही है 2, 2 की इमेज बन रही है 1. लिख सकता हूं. तो इसी को मैं ऐसा भी लिख देता हूं 1 3 1 लिख सकता हूं. 1 3 2 में क्या लिख सकता हूं 1 3 1 2. दो दो के सेट यानी ट्रांसपोजिशन कितने बने यहाँ पे 2. 2 इज अ इवन नंबर, तो ये कौन सा परम्यूटेशन हो गया, इवन परम्यूटेशन हो गया. समझा कैसे निकालते इसको. सेम चीज देखो, अगर ये मुझे इस तरीके से दिखा हुआ है कि 1 2 3 3 2 1. अब बताओ 2 की इमेज बन रही है 2 के साथ, 1 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 1 पे. तो 2 सिंगल लेंथ का है यानी आइडेंटिटी है, तो सेम वैल्यू मिलेंगी. तो आएगा 1 3. कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशन बन रहे हैं यहाँ पे, ट्रांसपोजिशन कितने बन रहे हैं 1. तो आ जाएंगे आपके लिए ऑड परम्यूटेशन, क्योंकि सिर्फ एक वैल्यू वहां पे मल्टीप्लाई हो रही 2 के सेट वाली हो रही है. उसके बाद देखो अगर हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 1 2 3 4 5 5 3 2 4 1 आ रहा है. पहले से समझो 4 जा रहा है 4 पे, तो ये आइडेंटिटी होने वाला है, इसको हम हटा देंगे आगे जाए. 1 गया 5 पे, 5 गया 1 पे, तो 1 और 5 साइकिल बना रहे हैं. 2 गया 3 पे, 3 गया 2 पे, तो 2 और 3 साइकिल बना रहे. तो मैं इसे 1 5 2 3 लिख सकता हूं, क्योंकि 4 क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया. आइडेंटिटी मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं.
यहाँ पे कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशन दिख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में? दो। दो ट्रांसपोजिशन मल्टीप्लीकेशन में दो कैसा नंबर है? इवन। तो ये कैसा परम्यूटेशन हो गया आपके पास? इवन परम्यूटेशन हो गया। समझा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? कैसे निकाल रहे समझ रहा है ना? अगर मैं इसे लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 5 4 3 6 1 7 9 8। तो देखो 7 जा रहा है 7 के साथ, तो यह आइडेंटिटी आने वाला है, इसको मैं बाद में हटा दूंगा। 1 गया 2 के पास, 2 गया 5 के पास, 5 गया 6 के पास, 6 गया 1 के पास गया। तो क्या बना यहाँ पे? 1 गया 2 के पास, 2 गया 5 के पास, 5 गया 6 के पास, और 6 की इमेज बनी 1 बनी। नेक्स्ट चीज देखो, 3 गया 4 के पास, 4 गया 3 के पास, उसके बाद 8 गया 9 के पास, 9 गया 8 के पास। आया ऐसा? फिर से 7 आइडेंटिटी है, उसको लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। जो सेम सेम पे जा रहा है, लेंथ 1 का हम हमेशा क्या लेते हैं? आइडेंटिटी। साइकिल ऑफ लेंथ 1 इज आइडेंटिटी, तो उसको छोड़ दो। अब इसको दो दो के टुकड़ों में बांटो, तो चलो 1 जाएगा 2 के साथ, 1 जाएगा 5 के साथ, 1 जाएगा 6 के साथ, 3 4 जैसा था वैसा, 8 9 जैसा था वैसा, 1 2 3 4 5। तो ये कैसे आ गया आपके लिए? ऑड परम्यूटेशन आ गया। समझा कैसे निकाले? समझा पक्के में? समझा? तो ऐसा कुछ भी पूछे तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। उसके बाद ऑर्डर ऑफ साइकिल। लेंथ ऑफ मैथमेटिकल साइकिल और एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल इन परम्यूटेशन। याद रखिएगा, लेंथ ऑफ साइकिल यही होता है आपका ऑर्डर ऑफ साइकिल। क्या याद रखना है? लेंथ ऑफ साइकिल यही होता है आपका ऑर्डर ऑफ साइकिल। जैसे देखिए हमारे पास ये वाली साइकिल है 1 2, या ले लेते हैं, है यहाँ पे 1 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 1 पे। तो ये साइकिल हमारी है 1 3 2। कितने एलिमेंट है? 3। तो लेंथ ऑफ साइकिल कितना है यहाँ पे? 3। तो इस हिसाब से ऑर्डर ऑफ साइकिल भी कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ साइकिल क्या रहता है। आप इस साइकिल को कितने बार आपस में खुद से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको क्या मिले? आइडेंटिटी मिले। याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ साइकिल क्या होता है, आप कितने बार, हमेशा ऑर्डर ऑफ साइकिल इक्वल आता है लेंथ ऑफ साइकिल से, तो आपको ऑर्डर ऑफ साइकिल निकालने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं। आप लेंथ ऑफ साइकिल देख लो, आपको पता चल जाएगा कि ये कितने बार खुद से मल्टीप्लाई होने के बाद आपको आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा। बट आपको अगर याद रखना है तो क्या याद रखना, कितने बार आप एक साइकिल को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको क्या मिले? आइडेंटिटी मिले। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 3 2 1 3 1 2 ऐसा दिया हुआ है। चलो इसको मैं खुद से मल्टीप्लाई करता हूँ 1 2 3 3 1 2। ये सेम साइकिल को मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो बताइए कैसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन? याद है 1 2 3 3 1 2 1 2 3 3 1 2। अब मैं क्या करूंगा, पहली वाली साइकिल को कर दूंगा रीअरेंज। नीचे क्या है? 3 1 2। तो मैं पहले देखूंगा 3 3 किसके साथ है? 2 के साथ। 2 किसके साथ है? 1 के साथ। 1 किसके साथ है? सॉरी 1 देखना था। 1 किसके साथ है? 3 के साथ। और 2 किसके साथ है? 1 के साथ। याद है ना आपको,
सेकेंड वाली रो और यहाँ की पहली रो को बनाना पड़ता है सेम, बनाना पड़ता है। बना लिया हम लोगों ने, तो काट दो तो क्या आएगा 1 2 3 की वैल्यू आएंगे 2 3 1 आया। तो ये साइकिल को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे ये एलिमेंट मिल रहा है। मेरी लेंथ ऑफ साइकिल कितनी है 3, तो मुझे इसको आपस में कितने बार मल्टीप्लाई करना रहूंगा 3 बार। तो 2 बार मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर है 1 2 3 2 3 1। इसको फिर से मैं साइकिल से मल्टीप्लाई करता हूँ 1 2 3 3 1, फिर से सेम बना 1 2 3 3 1 2 जैसा था वैसा। पहला मुझे चाहिए 3, 3 की इमेज है 1, फिर चाहिए 1, 1 की इमेज है 2, फिर चाहिए 2, 2 की इमेज है 3। फिर से देखो 3 1 2 3 1 2 सेम है तो कट गया 1 2 3। इसके साथ क्या आ रहा है 1 2 3 आ गया आइडेंटिटी। 1 जा रहा है 1 पे, 2 जा रहा है 2 पे, 3 जा रहा है 3 पे। तो देखिए जितना आपका लेंथ ऑफ साइकिल होता है उतना ही होता है आपका ऑर्डर ऑफ साइकिल। इस केस में ऑर्डर ऑफ साइकिल कितना आया 3, यानी आप 3 बार उस साइकिल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा आइडेंटिटी। समझ में इजी है, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, कोई डाउट नहीं। चलिए अब थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। एक्सप्रेस द परम्यूटेशन f जिसकी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 1 6 5 3 4 2 as a product of disjoint cycles। तो चलिए यहाँ पे हमें f दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 1 6 5 3 4। तो पहले देखो कोई सेम मैप हो रहा है क्या, 1 मैप हो रहा है 1 के साथ, तो इसको अलग लिख दो, ये हो गया साइकिल ऑफ लेंथ 1 आ गया। अब देखो 2 गया 6 पे, 6 गया 2 पे, तो यहाँ पे 2 और 6 आपस में साइकिल बना रहे, 2 गया 6 पे, 6 गया 2 पे। उसके बाद देखो 3 गया 5 पे, 5 गया 4 पे, 4 गया 3 पे, गया तो 3 5 4 ये आपस में खुद की साइकिल बना रहे। तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। एक हो गया साइकिल ऑफ लेंथ 1, एक हो गया साइकिल ऑफ लेंथ 2, एक हो गया साइकिल ऑफ लेंथ 3। तो समझा डिसजॉइंट साइकिल्स में किस तरीके से लिख सकते हैं आप। देखो यहाँ पे 1 2 6 3 5 4 एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो रिपीट कर रहा हूं। समझ में आया। तो कैसे लिखना है आपको, सेम अगर मुझे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे कि एक्सप्रेस द परम्यूटेशन f 1 2 3 4 5 6 7 1 3 2 6 4 5 7 as a product of ट्रांसपोजिशन। अब आपको दिखाना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन मतलब दो दो के सेट, साइकिल ऑफ लेंथ 2 पे तोड़ना है इसको। तो चलिए बताइए, f जो था हमारे पास 1 1 2 3 3 2 4 6 5 4 6 5 7 7 दिया हुआ है। देखो 1 मैप हो रहा है 1 के साथ, फिर 2 गया 3 पे, 3 गया 2 पे, 2 गया 3 पे, 3 गया 2 पे, 4 गया 6 पे, 6 गया 5 पे, 5 गया 4 पे, वापस से एक साइकिल बन गई, और 7 गया 7 पे। अब 1 और 7 ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, इनको लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो 2 3 4 6 5 ये नहीं लिखा हूं तो मुझे पता है 1 जाएगा 1 पे, 7 जाएगा 7 पे जाएगा। अब मुझे इसको बनाना था ट्रांसपोजिशन के टर्म्स में, तो 2 2 का सेट बनेगा, तो 4 जाएगा 6 के साथ, 4 जाएगा 5 के साथ, 4 आया 6 के साथ, 4 आएगा 5 के साथ, तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल
आंसर। उम्मीद है समझा होगा। अरे इजी है, इसमें कुछ भी हार्ड है क्या? बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, इस पे प्लीज कंफ्यूज होइएगा नहीं। डिकम्पोज द परम्यूटेशन f 1 2 3 4 5 6 7 8 3 1 4 7 2 5 8 6 into transposition, hence show that f is an odd परम्यूटेशन। आपको दिखाना है f क्या है, यहाँ पे एक ऑड परम्यूटेशन है, मतलब जब आप उसको ट्रांसपोजिशन में तोड़ोगे तो दो दो के जो सेट बनेंगे हमारे, वो कितने बनने चाहिए, ऑड नंबर बनने चाहिए। तो चलिए देखते हैं होता है क्या। f की वैल्यू क्या दी है, 1 2 3 4 5 6 7 3 1 4 7 2 5 8 6। कोई भी सेल्फ इमेज बनाता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं। 1 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 4 पे, 4 जा रहा है 7 पे, 7 जा रहा है 8 पे, 8 जा रहा है 6 पे, 6 जा रहा है 5 पे, 5 जा रहा है 2 पे, और 2 जा रहा है 1 पे। तो ऐसी बन रही है हमारे पास साइकिल बन रही है। अब दो दो के टुकड़ों में तोड़ो इसको, तो 1 जाएगा 3 के साथ, 1 जाएगा 4 के साथ, 1 जाएगा 7 के साथ, 1 जाएगा 8 के साथ, 1 जाएगा 6 के साथ, 1 जाएगा 5 के साथ, और 1 जाएगा 2 के साथ। मैंने फिर से 1 क्यों लिखा, यहाँ पे फिर से 1 आएगा क्या? नहीं, 2 की इमेज बन रही है 1, और 1 हमारा ऑलरेडी पहला एलिमेंट था। तो कितने एलिमेंट आए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ आपके ट्रांसपोजिशन कितने बन रहे हैं, 7। तो एक ऐसा परम्यूटेशन हो गया, ऑड परम्यूटेशन हो गया। आया पक्के में? इजी है, समझा? अब लास्ट और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, शो दैट 4 permutations I AB CD AB into CD on 4 symbols ABCD form a finite abelian group with respect to permutation, with respect to permutation multiplication। अब आपको कह रहा है प्रूव करो अगर एक सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, आई ए बी सी डी ए बी इंटू सी डी, तो ये फॉर्म करेगा क्या, एक फाइनाइट अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप मतलब पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिव करेगा विद रिस्पेक्ट टू परम्यूटेशन मल्टीप्लीकेशन। तो चलो सेट को नाम देता हूं मैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं सेट ले लेता हूं जी। तो जी एक सेट हो गया। इस पे पहला आ रहा है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होगा, आइडेंटिटी ये रहा होगा परम्यूटेशन की, ए बी सी डी में जब मैं मैपिंग लगाऊंगा, ए मैप होगा ए के साथ, बी होगा बी के साथ, सी होगा सी के साथ, डी होगा डी के साथ, आएगा ऐसा। तो ये हो गया आई। दूसरा दिया हुआ है ए बी। ये ए बी क्या इंडिकेट करता है, ए और बी आपस में साइकिल बना रहे, मतलब ए बी का ही मतलब क्या है, ए इमेज बना रहा है बी, बी इमेज बना रहा है ए,
यहाँ पे सी और डी नहीं दिया है, मतलब सी जा रहा है सी के साथ, डी जा रहा है डी के साथ, ये समझना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, सी डी, मतलब अब तो आपको समझ में आ गया होगा सी डी मतलब क्या है, ए जा रहा है ए पे, बी जा रहा है बी पे, क्योंकि यहाँ पे ए और बी मेंशन नहीं है, सी जा रहा है डी पे, डी जा रहा है सी पे, और लास्ट क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी। मतलब ये परम्यूटेशन कैसा दिख रहा होगा, ए जा रहा है बी पे, बी जा रहा है ए पे, सी जा रहा है डी पे, डी जा रहा है सी पे। समझ में आया, तो ये चार आपके परम्यूटेशंस आ गए। ये चारों परम्यूटेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। मैं इनको डिनोट कर देता हूं एफ से, तो मैं देता हूं लेट F1 से डिनोट हो जाए I, F2 से डिनोट हो जाए AB, F3 से डिनोट हो जाए CD, F4 से डिनोट हो जाए ABCD, ताकि मुझे बार बार इतनी बड़ी बड़ी चीजें लिखना ना पड़े। तो मेरा जो G है वो क्या बन जाएगा, F1, F2, F3, F4 बन जाएगा। अब मैं बनाऊंगा इसका कंपोजिशन टेबल विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, किसका, F1, F2, F3, F4, F1, F2, F3, F4। बताइए अब इसका आंसर क्या है। अब सबसे पहले देखो, अगर मेरे को दिया हुआ है कि F1 क्या है, I है, I मतलब आइडेंटिटी है। मैंने अभी आपको बताया था आइडेंटिटी से अगर आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो आपको सेम आंसर मिलता है। तो F1 डॉट F1 क्या मिलेगा, I मतलब F1, F1 डॉट F2 क्या मिलेगा, F2, F3, F4। समझ में आया क्यों, क्योंकि F1 की वैल्यू दी हुई है I, और आइडेंटिटी परम्यूटेशन से मल्टीप्लाई करने में आपकी वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं आता है। याद रखेंगे पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, करके दिखाने की तो जरूरत नहीं है। अगर आया दिया हुआ है आपको ए बी सी डी, तो ये भी आ जाएगा ए बी सी डी। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ, ए जा रहा है बी पे, बी जा रहा है ए पे, सी जा रहा है डी पे, डी जा रहा है सी पे, ये F4 ले लिया मैंने इसमें। चलिए कैसे निकालते हैं इसका आंसर, आपको सेम लगाना पड़ता है, बी ए डी सी बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो जो आपका ये था वैसा एज इट इज रहेगा, ए बी सी डी, बी ए डी सी। तो पहले बी चाहिए, चलो पहले बी ला लेते हैं। बी जा रहा है बी पे, ए जा रहा है ए पे, डी जा रहा है डी पे, सी जा रहा है सी पे जा रहा है। देखो दोनों की वैल्यू कैसी है, बी ए डी सी, बी ए डी सी सेम, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएंगे आंसर, ए बी सी डी जा रहा है बी ए डी सी, बी ए डी सी सेम आ रहा है। मतलब जब भी आप आइडेंटिटी परम्यूटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको हमेशा सेम परम्यूटेशन मिलता है। समझा पक्के में। तो आप चाहते हैं यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, सिंस F1 की वैल्यू है I, दिस इम्प्लाई F1 को डॉट करूंगा F2 के साथ तो मिलेगा F2, F1 को डॉट करूंगा F3 के साथ तो मिलेगा F3, F1 को डॉट करूंगा F4 के साथ तो मिलेगा F4, F2 को डॉट करूंगा F1 के साथ तो भी मिलेगा F2, F3 को डॉट करूंगा F1 के साथ तो भी मिलेगा F3, F4 को डॉट करूंगा F1 के साथ तो भी मिलेगा F4 आएगा। तो F2 डॉट होंगे F1 के साथ तो F2, F3 डॉट होंगे F1 के साथ तो F3, F4 डॉट होंगे F1 के साथ तो F4। अभी जैसे करके बताया आप वैसा सोच के सॉल्व कर सकते हैं। आ गया, अब मुझे निकालना है बची हुई वैल्यूज, निकालना है। अब देखो F3 और F4 के तरफ, सॉरी F2 और F3 के तरफ। है F2 और F3 ये क्या है, आर साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ ऑर्डर
2। क्यों? क्योंकि इनकी लेंथ क्या है 2। आप चाहो तो ऐसे ऑफ लेंथ 2 लिखो, ऑफ लेंथ 2 दैट इज ऑर्डर। समझ में आया क्या लिखा मैंने? कि ए बी ये है आपके साइक्लिक परम्यूटेशन। दोनों की लेंथ कितनी है 2। ए जा रहा है बी के पास, जा रहा है सी जा रहा है डी के पास। यहां पे बीच में कॉमा मत डालना। आ रहा है ए जा रहा है बी के पास, सी जा रहा है डी के साथ, दोनों अलग अलग है। तो ये हो गया आपके लिए साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ ऑर्डर 2। और हम लोगों ने अभी देखा था जितनी लेंथ रहती है उतना ही क्या रहता है ऑर्डर। मतलब अगर मैं F2 को डॉट करूंगा F2 के साथ तो मुझे क्या मिलेगा I। और I वैल्यू का की है F1 की। F3 को अगर मैं डॉट करूंगा F3 के साथ तो भी क्या मिलेगा I। और I का की वैल्यू है F1 की मिलेगा। तो आपका F2 डॉट F2 ये मिलेगा I यानी F1। F3 डॉट F3 ये भी मिलेगा I यानी F1। समझा ना? ये चीज हमने सॉल्व कर चुके हैं तो आपको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। हो रहा है तो देख लो। पहला F2 क्या है ए बी है, इसका मतलब ए की इमेज बन रही है बी, बी की इमेज बन रही है ए। यहाँ पे सी और डी दिख रहा है क्या? नहीं, यानी सी जा रहा है सी पे, डी जा रहा है डी पे। अगर मैं F2 को डॉट कर दूं F2 के साथ, करूं तो बताओ कैसे करते हैं? दूसरे वाले को एज इट इज रखते हैं। अब पहले बी चाहिए तो आ गया बी, फिर ए चाहिए आ गया ए, फिर सी और डी चाहिए तो सी गया सी पे, डी गया डी पे। फिर क्या होता? ये वैल्यू हो गई कैंसिल। तो ये आएगा ए बी सी डी जा रहा है ए बी सी डी पे, वो क्या है आई। मतलब अगर ये साइकिल है लेंथ 2 की तो आपको याद रखना है इसका ऑर्डर भी क्या होगा 2। मतलब अगर आप 2 बार खुद से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा आइडेंटिटी, मिल जाएगा। याद रहेगा पक्के में? तो सेम चीज F3 के लिए भी रहेगा क्योंकि उसका भी ऑर्डर कितना है लेंथ है 2 तो ऑर्डर आएगा। समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट है हमारा F4 डॉट F4 भी निकाल के देख लेते हैं। F4 डॉट विथ F4, F4 की वैल्यू क्या है ए बी सी डी डॉट विथ ए बी सी डी। आ रहा है ऐसा? चलिए ले लेते हैं इसे। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करते चलता हूं। क्या है वो ए बी सी डी। मतलब ए की इमेज बन रही है बी, बी की बन रही है ए, सी की बन रही है डी, डी की बन रही है सी। डॉट विथ ए बी सी डी बी ए डी सी। चलिए इनका डॉट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? सेम वैल्यू बनाना पड़ता है। पहले वाले को एज इट इज रखो। अच्छा हम ऐसा वाला ब्रैकेट यूज कर रहे थे ना तो यही वाला यूज करते हैं। बताइए क्या आएगा? दूसरे वाले को छेड़ते नहीं, ए बी सी डी बी ए डी सी जैसा था वैसा। अब मेरे को बी पहले चाहिए था, बी, बी की इमेज है ए, फिर चाहिए ए की इमेज है बी, फिर चाहिए डी, डी की इमेज है सी, फिर चाहिए सी की इमेज है डी। बी ए डी सी बी ए डी सी कैंसिल। तो क्या बचेगा ए बी सी डी ए बी सी डी जो आ रहा है इक्वल टू आई। तो आप बोल सकते हैं F4 डॉट F4 ये इक्वल आ रहा है आई से, जिसको हम डिनोट किए हैं 1 से। इसका आंसर आ गया F1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये चीज समझी सबको? पक्के में समझी? सच में समझी? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब बाकी चीजें भी हम एज इट इज निकाल लेते हैं। अब हमें चाहिए F2 डॉट F3। F2 डॉट F3। F2 ए जा रहा है बी पे, बी जा रहा है ए पे, सी पे, डी पे। F3 में ए और बी नहीं है, मतलब ए जा रहा है ए पे, बी जा रहा है बी पे, सी जा रहा है डी पे, डी जा रहा है सी पे। अब इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए बताइए क्या मिलेंगे आपको यहाँ पे। इसको रीअरेंज कर लो।
ए बी बी सी डी डी सी आएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा? पहले चाहिए ए तो आएगा ए बी, फिर चाहिए बी तो आएगा बी ए, फिर चाहिए डी तो आएगा डी डी, फिर चाहिए सी तो आएगा सी। दोनों के दोनों सेम। आपको पेपर में ऐसा डब्बा नहीं बनाना है, आपके समझने के लिए सिर्फ डब्बा बना रहा हूँ। इसका आंसर आएगा ए बी सी डी बी ए डी सी आएगा। ये क्या आ गया? ए बी बी ए सी डी डी सी आ गया। मतलब ये फिर से क्या आया? ए बी सी डी, और ए बी सी डी ये क्या डिनोट करता है? F4 डिनोट करता है, करता है। समझा? तो इसका आंसर कैसे इक्वल आ गया? F4 से आ गया। ए बी सी डी ये क्या डिनोट करता है? F4 करेगा। अब बताओ ए बी सी डी लिखूं चाहे सी डी ए बी लिखूं, इससे कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। अगर मैं सी डी ए बी लिखूं तो भी ये क्या बनेगा? ए जा रहा है बी के पास, बी जा रहा है ए के पास, सी जा रहा है डी के पास, डी जा रहा है सी के पास। उससे वैल्यू चेंज आ रही है क्या? नहीं। तो याद रखिएगा, चाहे आप F2 डॉट F3 निकालें, चाहे F3 डॉट F2 निकालें, उसका भी आंसर आएगा F4। दिमाग लगाओ, हमें प्रूव करना ये क्या है? अबिलियन ग्रुप है। अबिलियन ग्रुप कब बनेगा? जब रो और कॉलम आइडेंटिकल रहेंगे। तो अगर यहाँ पे कॉलम में F4 आया तो करस्पॉन्डिंग रो में भी क्या आना चाहिए? F4 आना चाहिए। सॉल्व करते मत बैठना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आप लिखेंगे सिमिलरली F3 डॉट F2 का भी आंसर आएगा F4। मैं ऐसा लिखूंगा, मैं पूरा सॉल्व करते बैठूंगा क्या? नहीं, क्योंकि उसमें नहीं तो फिर मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मुझे क्या की वैल्यू चाहिए? F2 डॉट विथ F4, F2 डॉट विथ F4। F2 क्या है मेरा? ए बी है, डॉट विथ F4। F4 क्या है मेरा? ए बी सी डी आ रहा है। ए बी इंटू ए बी मैंने बताया था, इसका ऑर्डर कितना है? 2। तो ये क्या बनाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट बनाएगा। तो ए बी इंटू ए बी हो जाएगा आई, ये मल्टीप्लाई होगा सी डी से। आइडेंटिटी जब भी मल्टीप्लाई होता है तो आपको मिलता है ओरिजिनल एलिमेंट, तो सी डी। सी डी काय की वैल्यू है? सी डी वैल्यू है F3 की, तो इसके जगह आ जाएगा F3। ये चीज समझा? ए बी क्या है? साइक्लिक ग्रुप ऑफ लेंथ 2, तो इसका ऑर्डर भी आएगा 2, यानी ए बी अगर ए बी से मल्टीप्लाई हो गया 2 बार तो क्या बना देगा? आइडेंटिटी बना देंगे। और आइडेंटिटी से आप कभी भी सेम साइकिल को मल्टीप्लाई करो तो आपको सेम साइकिल मिलती है। समझा? कोई दिक्कत नहीं। यानी F2 डॉट F4 की वैल्यू क्या आई? F3। तब मैं ये वाली वैल्यू अलग से निकालूंगा क्या? नहीं, मैं लिखूंगा सिमिलरली F4 डॉट F2 भी क्या आएगा? सिमिलरली F4 डॉट F2 की वैल्यू इक्वल आएंगी F3 से आएगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। समझा सबको? तो कितने बच्चे हमारे पास? अब F4 को मल्टीप्लाई करना है F2 से, F4 को F3 से। तो मैंने यहाँ पे किया नहीं क्या? F4 F2, इसका आंसर क्या आएगा? F3 आएगा। अब बस एक मल्टीप्लीकेशन बचा है, F3 मल्टीप्लाई होगा F4 से। जो भी आंसर आएगा हम नीचे भी लिख देंगे। F3 इंटू F4 करना है ना, F3 डॉट विथ F4। F3 क्या है? सी डी। F4 क्या है? ए बी सी डी। अब बताओ, मैं ए बी सी डी लू चाहे सी डी ए बी लू, कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। आएगा सी डी ए बी आएगा, क्योंकि ये चीज याद रखिएगा, ए जा रहा है बी पे, बी जा रहा है ए पे, सी जा रहा है डी पे, डी जा रहा है सी। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, ए गया बी पे, बी गया ए पे, सी गया डी पे, डी गया सी पे। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, सी गया डी पे, डी गया सी पे, ए गया बी पे, बी गया सी पे। दोनों का मतलब होता है सेम होता है। समझा पक्के में?
फिर से सी डी क्या दे देगा, ये साइक्लिक एलिमेंट है, लेंथ 2 का तो इसका ऑर्डर भी होगा 2, यानी अगर ये सेम से 2 बार मल्टीप्लाई हो जाए तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, और आइडेंटिटी से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो सेम एलिमेंट मिलता है। तो आ गया ए बी का की वैल्यू थी F2 की। तो सिमिलरली जब आप F4.F3 लेंगे इसका भी आंसर क्या आएगा, F12 आएगा। तो ये आ गया F2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो ये बन गया हमारे लिए हमारा कंपोजिशन टेबल। आप फिर से टेबल लिखेंगे क्या, नहीं, ऑलरेडी एक बार हमने लिख चुके हैं, मुझे बार बार पीछे ना आना पड़े करके मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट, और हम लिखेंगे हमारा फाइनल आंसर। पहला आएगा क्लोजर। बताओ यहाँ पे आपके कंपोजिशन टेबल के अंदर F1 F2 F3 F4 को छोड़ के और कुछ भी दिख रहा है क्या, नहीं, यानी हर एक एंट्री कंपोजिशन टेबल का एलिमेंट है G के। तो आप एज ऑल एंट्रीज ऑफ कंपोजिशन टेबल आर एलिमेंट्स ऑफ G, therefore क्लोजर एग्जिस्ट, यानी यहाँ पे क्लोजर एग्जिस्ट करता है। समझ में आया, मतलब फॉर एवरी ए कमा बी बिलोंग्स टू जी, ए डॉट बी भी बिलोंग कर रहा है जी से। समझ में आया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लगाने के बाद जो भी एलिमेंट आए वो हमारे F1 F2 F3 और F4 के टर्म्स में आ रहे हैं, और चारों के चारों हमारे एलिमेंट है जी के। पहली प्रॉपर्टी हो गया। सेकेंड होता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कभी भी प्रूव करते बैठते हैं क्या, नहीं, आप क्या लिखेंगे, जो भी प्रॉपर्टी आपको प्रूव करना है, यहाँ पे परम्यूटेशन मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे आप लिखेंगे परम्यूटेशन मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। We know that permutation multiplication is associative. That is, for every A, B, C belongs to G, A dot B dot C ये इक्वल रहेगा A dot B dot C से। आ गया, सेकेंड प्रॉपर्टी भी आ गई। थर्ड आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। बताओ आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं, यहां पे आप देखिए F1 F2 F3 F4, F1 से जैसे आपने मल्टीप्लाई किया F1 को तो F1 मिला, F2 को F2 मिला, F3 को F3 मिला, F4 को F4 मिला। तो आप लिखेंगे फ्रॉम कंपोजिशन टेबल, फ्रॉम कंपोजिशन टेबल F1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। क्यों, एज फॉर एवरी Fi belongs to G, F1 dot Fi dot F1, इसकी वैल्यू आ रही है Fi। मतलब आप अगर F1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं F1 से तो भी F1 आ रहा है, F2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं F1 से तो F2 आ रहा है, F3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं F1 से तो F3 आ रहा है, F4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं F1 से तो F4 आ रहा है। मतलब F1 क्या है आपके लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखो, इनवर्स कैसे ढूंढते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढो। आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पे F1 मतलब F1 का इनवर्स है F1, F2 का इनवर्स है F2, F3 का इनवर्स है F3, F4 का इनवर्स है F4। आ रहा है, तो आप लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ, प्रॉपर्टी 4, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। प्रॉपर्टी 4 आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्लियरली फ्रॉम composition table the inverse of F1 is F1, inverse of F2 is F2, inverse of F3 is F3 and inverse of F4 is F4। आ रहा है, समझा। इनवर्स भी निकाल ले, इनवर्स कैसे निकालते हैं आपको देखना पड़ता। आइडेंटिटी एलिमेंट कहां पे आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट है F1, तो F1 किसके लिए आ रहा है, F1 पे आ रहा है,
F2, F2 के लिए, F3 के लिए F3, F4 के लिए F। आ रहा है? समझा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? समझा? और लास्ट बनता है आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आप देखो यहाँ पे रो और कॉलम आइडेंटिकल है। पहला रो F1, F2, F3, F4, पहला कॉलम में F1, F2, F3, F4, दूसरा F2, F1, F4, F3, दूसरा कॉलम F2, F1, F4, F3, तीसरा F3, F4, F1, F2, F3, F4, F1, F2। तो आप देख रहे हैं हर एक रो और हर एक कॉलम कैसे हैं, आइडेंटिकल है। तो आप लिखेंगे एज एवरी रो ऑफ composition table is identical to its corresponding column, hence the given composition is commutative. Given composition is commutative। तो आपने पांचों प्रॉपर्टी प्रूव कर दिए। तो ये आपका अबिलियन ग्रुप है कि नहीं है? है। तो आप लिखेंगे हैंस 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 G is an abelian group under परम्यूटेशन मल्टीप्लीकेशन। आएगा। हमें प्रूव करना है फाइनाइट। जी के अंदर कितने एलिमेंट है? 4। तो आप लिखेंगे ऑल्सो ऑर्डर ऑफ जी इज 4। जी के अंदर 4 एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास है 4। तो आप लिखेंगे हैंस। अब आप फाइनल आंसर लिख देंगे। तो आप लिखेंगे हैंस 4 परम्यूटेशन आई ए बी सी डी, ए बी इंटू सी डी, symbol ABCD forms a finite abelian group with respect to permutation multiplication। और ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।